हाँ, तो उसको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स। एक क्यूबिकल नेटवर्क है। अब एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं? 12 होती है ना। तो 12 रेजिस्टर्स, वो उसकी हर साइड एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और क्यूब की सब साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए हर साइड का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। देखो फिर कोई कनेक्ट होना चाहता है। और उसके बाद बोला गया है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस पूरे जो क्यूबिकल नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और करंट कितना हर एच पे जा रहा होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्यूबिकल नेटवर्क बना लेते हैं। तो क्यूबिकल नेटवर्क मतलब क्यूब बना लो सबसे बढ़िया। ये क्यूब है, दिख रहा है ना साहब? एक मैंने क्यूब बना लिया। ये क्या है बेसिकली? अब क्यूब वाला क्यूब नहीं है, ये एक तारों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि क्यूब फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तारों को, ये वायर्स हैं जो जिसका मटेरियल क्या है? सेम टाइप का है, या फिर रेजिस्टेंस सेम है, उसको मैंने क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो नाम भी दे देते हैं इसको, सबका रेजिस्टेंस बराबर है। अब मैं इसको सीधी लाइन करके एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। इस वाले को थोड़ा डॉटेड बनाते हैं जिससे कि फ़र्क समझ में आए। ये किसकी अंदर की तरफ है, ठीक है, जो पीछे की साइड होती वाली है। हालांकि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वाली साइड का भी कुछ रेजिस्टेंस है, इस वाली साइड का भी रेजिस्टेंस है, इस वाली साइड का भी कुछ रेजिस्टेंस है, इस वाली साइड का भी। तो कितनी टोटल साइड हो गई? अगर मैं नाम करूँ इसका, तो इसका मान लेते हैं ए है, इसका ए डैश है नाम, ये बी है तो ये बी डैश हो जाएगा, तो बी डैश मान लें ये बी हो गया, ये सी है तो ये सी डैश हो जाएगा, और ये डी है तो डी डैश हो जाएगा। कितनी साइड्स हैं टोटल? यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 12 साइड्स ही होंगी। ठीक है, अब बोला गया है कि ये तो नेटवर्क हो गया। बोला गया है कि 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स। तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कौन से होंगे? ये वाला डी डैश वाला होगा और ए होगा, ये और ये वाला जो कॉर्नर होगा यही तो डायगोनली अपोजिट होगा। डायगोनली अपोजिट का मतलब जो बीच से अंदर एक लाइन जा रही होगी, कतई एंड वाले छोर से मिल रही होगी। अब दिखने में तुम्हें ए बी डैश डायगोनली अपोजिट लग रहा होगा, लेकिन नहीं है। कौन सा है? ए और डी, सॉरी ए और डी डैश क्या है? डायगोनली अपोजिट है। और यहाँ पे कौन कौन डायगोनली अपोजिट है? सी डैश और बी। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे ए डैश और डी, समझ गए हो ना? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, जो बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती हुई जो कतई अपोजिट कॉर्नर को मिलेगी, तो वो ए और डी डैश ही तो होगा कि नहीं होगा? यस। अब देखिए, अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से, सॉरी। ये कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें दे रखा है 10 वोल्ट के बराबर है, दे रखा है ना। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन हुआ है। हमें बताना है कि भैया इस पूरे सर्किट का, यानी इस पूरे जो मैश है या फिर क्यूबिकल मैश है या फिर क्यूबिकल जो नेटवर्क अरेंजमेंट है, इसका नेट रेजिस्टेंस क्या है। और हमें ये पता है कि सभी का बराबर रेजिस्टेंस है। ठीक है, सभी जो वायर्स हैं, सभी साइड्स हैं, सबका बराबर रेजिस्टेंस है। तो बताइए क्या करना पड़े, कैसे शुरुआत करें? अब मैं क्या करूँ? देखो यहाँ से ये ए क्या है? जंक्शन है। ए क्या है? यहाँ पे जंक्शन है, डी भी जंक्शन है। देखिए 3 वायर जा रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 वायर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ए से कितने वायर कनेक्ट हैं? 1 2 3, 3 वायर कनेक्ट हैं। यहाँ से देखिए, अब इससे 2 वायर कनेक्ट हो गए, और इस वाले से कितने वायर जा रहे हैं? इससे भी 2 जा रहे हैं, और इस वाले से कितने जा रहे हैं? 3। अब देखो अगर मैं नॉर्मल आई मान लेते हैं, करंट इससे निकलता है आई, मान लेते हैं इस बैटरी से करंट आई निकलता है, हमें ये तो पता नहीं कितना करंट निकल रहा है, इससे आई करंट निकल रहा है। आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इसके रेजिस्टेंस पे, पूरे नेटवर्क के रेजिस्टेंस पे। अगर मैं आई करंट इससे फ्लो करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके तीनों में बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? बताइए, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस बराबर है ना। तो करंट अगर आई यहाँ से जाएगा तो एट जंक्शन क्या हो जाएगा? इसमें भी उतना ही करंट जाएगा, इसमें भी उतना ही करंट जाएगा, इसमें भी उतना ही करंट जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा? I/3, यहाँ पे भी I/3, यहाँ पे भी I/3 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब फिर देखो ध्यान से, ये मैं अभी पूरा फाइनल नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा अभी। फिर देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, और ये करंट कहाँ जाएगा? आगे इधर साइड में जाएगा, बी की तरफ जाएगा। ये वाला करंट किस तरफ जाएगा? ए डैश की तरफ। ये वाला करंट किसकी तरफ जाएगा? सी की तरफ। ये वाला करंट किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ। अब यहाँ पे ए डैश देखो ज़रा ध्यान से, ये भी जंक्शन है, और यहाँ से I/3 करंट इस पे जो जा रहा है ए डैश पे, ये भी बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये रेजिस्टेंस बराबर बटेगा यहाँ पर और यहाँ पर। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या करते हैं, वैसे ये भी तरीका सही है, आई लेके कर लो, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं जो हम डिवाइड करेंगे करंट, उसमें आसानी हो जाए। ठीक है, हम इसको 6i ले लेते हैं। मान लेते हैं
इस वाली सेल से कितना करंट निकल रहा है, 6i करंट निकल रहा है, ये टोटल करंट निकल रहा है। जो भी इसकी वैल्यू होगी हमें पता चल जाएगी। आई लेके भी कर सकते हो, या फिर i/3, फिर यहाँ पे i/3 का भी आधा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो i/6 हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करो, सीधे 6i ले लेता हूँ मैं। मान लेते हैं 6i इज द करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, यानी या फिर इस सेल से 6i करंट निकलना है। तो यहाँ पे कितना करंट चला जाएगा इन तीनों आर्म्स में, बताइए। 2 चला जाएगा। 2i चला जाएगा ना, बराबर करंट जाएगा ना, यस सर। ठीक है ना। ये हमने इसलिए ले से कैलकुलेशन हमारी जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना झंझट में ना पढ़ के नॉर्मल सिंपल सी एक मल्टीपल फॉर्म में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी। वरना i/3 फिर i/6 करना पड़ता, फिर यहाँ से करंट जोड़ते, और मतलब कि फ्रैक्शन में बहुत लफड़ा हो जाता है ना, इसलिए। तो 6i हमने मान लिया टोटल करंट है, 2i इधर चला गया, 2i इधर चला गया, और 2i ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखिए ये भी जंक्शन है, यहाँ से कितना करंट जाएगा, इस वाली आर्म में और इस वाली आर्म में, बताइए। i चला जाएगा ना, चला जाएगा कि नहीं, इसका आधा आधा बढ़ जाएगा ना, बराबर रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये 2i इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आधा आधा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से भी 2 लाइनें गई हैं, यहाँ पे भी i चला जाएगा, यहाँ पे भी i चला जाएगा, चला जाएगा ना। उस तरीके से यहाँ पे देखिए बी पॉइंट बी जंक्शन है, यहाँ से भी 2 ब्रांचेस गई हैं, यहाँ से भी i चला जाएगा, यहाँ से भी i चला जाएगा। इतना समझ, इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखो सी डैश पॉइंट को, सी डैश पॉइंट भी एक जंक्शन है। सी डैश की तरफ कितना करंट आ रहा है, देखो ये वाला i आ रहा है और नीचे से i आ रहा है। देखो यहाँ से दो लाइनें गई हैं, जो याली ये और ये सी डैश पे मिल रही हैं जाके। तो सी डैश पे बताओ आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा ना, क्यों भाई, 2i हो जाएगा ना। अच्छा अब बी डैश पे आ जाओ, इस हर एक जंक्शन को देखना हमें प्रॉपरली। बी डैश से आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, बी डैश वाले से यहाँ पे i आ रहा है और नीचे से भी i आ रहा है, और तो कोई ब्रांच मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे भी 2i हो जाएगा, यानी इस वाली लाइन से भी 2i करंट जा रहा होगा। अच्छा यहाँ ये d बचा हुआ है, इस पर बताओ कितना करंट आ रहा होगा, कितना आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी 2i हो जाएगा, देखो ये i और ये भी i आ रहा है। अब देखो, अब डी डैश को देखो, ध्यान से डी डैश को देखो, डी डैश से कितना वापस आ रहा होगा करंट, मतलब कि इधर कितना जा रहा होगा, 6i। तो देखो 6i निकल रहा था, 6i वापस निगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। इसमें हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अब हमें किरचॉफ लॉ लगाना है। तो किरचॉफ लॉ किसी भी एक क्लोज लूप को ले लो। क्लोज लूप कौन सा हो सकता है, ए बी डी डैश, यानी कि वाला ये ऐसे गया है, ऐसे क्लोज लूप होना चाहिए, यानी कि कोई भी ले लो लूप, क्लोज लूप, चाहे ए बी डी डैश ले लो, ठीक, और ई, ए बी डी डैश ई, यानी बाहर वाला जो है ये भी ले सकते हो। या फिर तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट करने का शौक है कि सर कुछ और लेके दिखाइए, तो ये वाला ले सकते हो, ए सी डी डैश ई, ये भी एक क्लोज लूप ही है। उस तरीके से ये वाला भी ले सकते हो, ए डैश सी डैश डी डैश और ई, कोई भी लेके देख लेना, आंसर वही आएगा। तो बताओ कौन सा लूप लें, चाहे ए सी डी डैश और याला भी ले सकते हो। अगर गौर करो कोई भी लूप लोगे तो उसमें क्या आ रहा होगा, एक बार 2i आ रहा होगा, एक बार i आ रहा होगा, एक बार 2i आ रहा होगा, यानी 2 बार 2i करंट आ रहा होगा और एक बार i करंट आ रहा होगा। कोई भी लूप लेके देख लो। अगर मैं बाहर वाला याला लूप लूँ, अगर ए डैश सी डैश डी डैश और ये पूरा क्लोज लूप लूँ, तो कितने करंट आ रहा है, 2i आ रहा है, i आ रहा है और 2i आ रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। अब चलो याला लेके देखते हैं, ए सी डैश डी डैश और फिर याला, तो क्या होगा 2i i 2i, देखो मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर मैं याला लेके देखूँ ए सी डी डैश याला, तो क्या होगा 2i i 2i, देखो 2 बार 2i आ रहा है, एक बार i आ रहा है। तो कोई भी आप क्लोज लूप लेके देख लो, आंसर आपका कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो बताओ मुझे कौन सा लूप लूँ मैं तुम लोगों के लिए, ए बी डी, यानी ए बी डी डैश ई, यानी कि इसमें सेल की तरफ आ गए फिर वापस ए पे जा रहे हैं। ये लूप समझ में आया कौन सा लिया है मैंने, ये बाहर वाला क्लोज लूप है, बंद है ना ये पूरा, तो काम चल जाएगा हमारा। अच्छा अब इसमें हमें देखना है कि कहाँ ड्रॉप हुआ है, कहाँ गेन हुआ है करंट का, मतलब सॉरी पोटेंशियल का। तो देखो यहाँ से जब इधर की तरफ चलेंगे, ए से बी की तरफ, तो ड्रॉप हुआ होगा पोटेंशियल की, गेन हुआ होगा करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सबकी, 1 ओम है, 1 ओम दे रखी है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 ओम सभी की, सभी रेजिस्टेंस की। तो 2i मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, यानी करंट, जो भी करंट की वैल्यू इस रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों को मल्टीपल कर दिया हमने और माइनस का साइन लगा दिया। क्यों, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा ना। ये बात समझ में आ गई, बताइए। यस सर। अच्छा यहाँ से यहाँ बढ़ो, जब यहाँ से यहाँ तो हमने देख लिया, तो बी से डी की तरफ गए होंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन हुआ होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, ड्रॉप हुआ, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो माइनस आई, कितना ड्रॉप हुआ होगा, माइनस आई। और याद रखा करो करंट वही करना है जो उस रेजिस्टेंस पे हो। देखा यहाँ पे 2i करंट था तो 2i, यहाँ पे i करंट है तो i, तो मल्टीप्लाई बाई 1, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या हो जाएगा, -2i मल्टीप्लाई बाई 1, तो हो गया काम। फिर ऐसे आए
ऐसे आए इधर से इधर जब गए होंगे तो प्लस हुआ होगा ना, प्लस ही या फिर प्लस 10 वोल्ट, और बराबर यहाँ से फिर हम वापस ए पे आ गए यानी बराबर 0। इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से सॉल्व करके आई की वैल्यू नहीं पता कर पाओगे, तो ये 2i माइनस 2i इक्वल टू -10, तो कितनी वैल्यू हो गई भाई 2 3 5 -5i हो गया -10, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पेयर। यानी कि आई की वैल्यू 2 एम्पेयर है, लेकिन अभी करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर नहीं आई है। करंट कितना 6 आई है ना, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 6। देखो आई का मतलब नाम पे मत जाया करो, आई का मतलब यही नहीं होता कि हमेशा करंट ही हो, जो आपने लिया है, अब आपने जो लिया है उस पर ध्यान दिया करो, नाम पे मत जाया करो ज़्यादा। पता लगा यहीं तक छोड़ा एग्जाम में करके, ये छोड़ के आ जाओगे गलत कर दोगे। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 6 आई निकलना है ना, तो वो निकालो ना, टोटल करंट 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 एम्पेयर का करंट इस सर्किट पे फ्लो हो रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। इस सर्किट में टोटल करंट की जरूरत क्या पड़ेगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता, तो सॉरी टोटल नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना है उसके लिए पता चलेगी। तो अच्छा मुझे फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ईएमएफ जो बैटरी का ईएमएफ है यानी 10, और टोटल करंट इसमें जो फ्लो हो रहा होगा, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 12, तो टोटल आर डैश की वैल्यू मान लेते, टोटल करंट कितना है आर डैश या फिर आर है, कुछ भी ले लो, आर ले लिया हमने टोटल करंट, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 5/6, तो कितनी वैल्यू होगी 5/6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए। 5/6 ओम हो यस जाएगा। सर। इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/6 ओम हो जाएगा। अच्छा और क्या निकालना है हमें, हमें ये बताना है कि हर रेजिस्टेंस पे कितना करंट जा रहा होगा। तो जहाँ 2i करंट फ्लो हो रहा है, या तो 2i करंट रेजिस्टेंस पे फ्लो हो रहा है, या तो i पे करंट फ्लो हो रहा होगा। हमें हमसे ये भी पूछा है कि बताओ भैया इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे कितना करंट जा रहा है, और क्या क्या पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था सर्किट का, हमने पता कर लिया, टोटल करंट बता दिया हमने। अब हमसे पूछा है कि अलग अलग जो रेजिस्टेंसेज है उसमें कितना करंट गया है, तो यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना गया 2i गया है, या तो आई गया है या तो 2i करंट गया। देखो इस वाले इस पूरे नेटवर्क में कितना गया है, हर रेजिस्टेंस पे या तो आई गया है तो 2i गया है। जहाँ आई गया होगा वहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पेयर, और जहाँ 2i गया होगा वहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 एम्पेयर। तो वो हमने फिगर से देख सकते हैं, जहाँ आई गया होगा और 2 एम्पेयर का करंट होगा, जहाँ 2i करंट फ्लो हो रहा होगा 4 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज, तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, एक बेसिकली एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस की। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस की, जिसकी मदद से हम किसी एक, जैसे इसमें क्या होता है 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इसमें क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है ना, तो 4 रेजिस्टेंसेज हैं। तो एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज जो कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में अरेंज हो, और जिसमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, हमें नोन हो। 3 रेजिस्टेंस इसमें क्या होते हैं, नोन होते हैं, मतलब हमें पता होती है वैल्यू। एक रेजिस्टेंस क्या होता है, अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस कंडीशन, बाय यूजिंग बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या होती है वो अब धीरे धीरे पता चलेगा। यहाँ तक बात पता चली, समझ गए ना। व्हीट स्टोन ब्रिज एक बेसिकली अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंसेस का इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन विच द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन टू अस एंड 1 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस इज अननोन, एंड बाय यूजिंग अ सर्टेन बैलेंस कंडीशन, वो कैसे डिराइव होगी बताऊंगा मैं, हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। इतना, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज्ड टू डिटरमाइन one of these resistances quickly and accurately in terms of remaining 3 resistances. तो व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम कैसे पड़ा, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उनका व्हीट स्टोन ही नाम था, तो उन्होंने अपने नाम पे ये पूरा सर्किट अरेंजमेंट का नाम रख दिया। अब देखते हैं, चलो इसको, बड़ा आसान, बहुत आसान है ये। मान लेते हैं 4 रेजिस्टेंसेज हैं P, Q, R एंड S। मान लेते हैं कोई 4 रेजिस्टेंसेज हैं, और जिसमें से S की वैल्यू क्या है, अननोन है। आप कुछ भी अननोन मान सकते हो, R को भी अननोन मान सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे अरेंज करना है, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, देखो कैसे, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है। अब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिकली 4 साइड्स होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। इसका नाम P रख दिया, इसका Q रख दिया, इसका R रख दिया, इसका S रख दिया नाम, ठीक है। समझ में आ गई बात। P, Q, R, S एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज है, और जिसमें S की वैल्यू अननोन है, या फिर किसी की वैल्यू भी अननोन हो सकती है। मुझे एक सेल से कनेक्ट करना है इसको, एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देना है, जिसका EMF क्या है, E है।
ठीक है। इसके देखो डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट है यानी कि ये और ये, इसके बीच में मुझे एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देना है। इतना समझ गए ना। पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर की फॉर्म में अरेंज थे, उनके जहाँ पे करंट डिवाइड होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे भी तो यहाँ पे अगर जोड़ देते बैटरी इन दोनों के बीच में तब भी तो करंट डिवाइड हो जाता है। वो भी कर सकते हैं, आगे चल के बताऊँगा मैं। ठीक है, ये ईएमएफ आपने कनेक्ट कर दिया और बीच में इस वाले लाइन और इस वाली लाइन पे हमने यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसका असली काम तो इसी का है, गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे करंट सपोज इससे इस बैटरी से या फिर इस सेल से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये करंट ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो गई कि नहीं होगी। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 मान लेते हैं। इस वाली करंट पे कितना जाएगा, I2। इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I2। यही करंट समझ रहे हो ना, इस वाले में I2 गया है, इस पर कितना गया, I1 गया। अच्छा, इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, A B C D। ठीक है, इन पॉइंट्स का मैंने नाम भी रख दिया। यानी AB लाइन पे कितना करंट गया, I1, AD पे I2 करंट गया। अब देखो ये I1 करंट जा रहा है भाई, अब गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है तो वो भी कुछ करंट अपनी तरफ लेगा। तो मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया, IG। तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में कितना करंट चला गया होगा बताइए, इस वाली में, इस वाली लाइन में कंडीशन है। यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना है, I1 है। ठीक है, I1 इनकमिंग करंट है ना, और ये क्या है, ये दोनों आउटगोइंग करंट है। तो I1 की वैल्यू आउटगोइंग, जितना इनकमिंग करंट है B पे उतना आउटगोइंग करंट होना चाहिए। यानी IG प्लस X, मान लेते हैं इस पे X करंट जा रहा है, हमें नहीं पता, तो X की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस G होगी कि नहीं, I1 माइनस IG। अरे या फिर ऐसे समझो यार, I1 में से IG करंट निकल गया तो बचा क्या, I1 माइनस IG बचा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो नीचे की साइड देखो, IG करंट आ रहा है, मैंने कहा था लाइन में करंट चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो IG करंट नीचे आएगा, इधर I2 करंट आ रहा है, तो इस वाली लाइन से कितना जाएगा, I2 प्लस IG। ठीक है ना, इससे I2 प्लस IG चला जाएगा। अच्छा, C पॉइंट, इससे C जंक्शन से कितना करंट, आउटगोइंग करंट कितना होगा बताइए, बताइए। अरे इन दोनों को ऐड कर लो ना, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। तो I1 प्लस I2 हो गया कि नहीं, और ये I1 प्लस I2 I के ही बराबर तो है। देखो I करंट ही जाके तो बटा था, तो I किसके बराबर है। तो देखो जितना करंट निकलना है उतना ही वापस भी आना है, इस बात को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन जो होती है वो होती है P/Q, यानी कि इसका और इसका रेशियो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके और इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर ये बात है, कोई सर्किट आपको दे रखा है इस फॉर्म में, ठीक है, और उसमें ये चीज़ हो रही हो, यानी कि ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन होता क्या है बैलेंस कंडीशन में, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये अगर तुम्हें कंडीशन पता होगी तो कोई भी अननोन हो तुम पता कर सकते हो ना। तुमसे कहा जाए द गिवन सर्किट इज अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा बैलेंस कंडीशन में ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, इसको डिराइव भी कर देंगे अभी हम। लेकिन होता क्या है बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में ये जो IG होता है, IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर कोई भी बैलेंस कंडीशन अगर होगी, कुछ रेजिस्टेंस की कुछ इस तरीके से वैल्यू है, P Q R और S की इस तरीके से कुछ वैल्यू है कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, तो क्या होगा उस केस में, बीच में गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कोई भी करंट नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें कुछ भी करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन की ये पूछ लिया जाता कभी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, तो फॉर्मूला तो लिख ही दोगे। और क्या क्या होगा कि IG यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होता है, और या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अरे किसी के अक्रॉस वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा भाई, V की वैल्यू अगर जीरो है तो I की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना भाई, रेजिस्टेंस होता है ना गैल्वेनोमीटर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होता है कुछ, तो कहीं भी रेजिस्टेंस होगा तो करंट तो विड्रॉ करेगा ना। ठीक है, हमेशा नहीं करता, जब बैलेंस कंडीशन होगी तो नहीं करेगा, वैसे कर लेगा। अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही होती तो गैल्वेनोमीटर करंट ले रहा होता। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज जीरो, बैलेंस कंडीशन ये होती है। और उसमें होता क्या है कि IG की वैल्यू यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है, द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, और यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जीरो, या फिर बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ऐसा भी बोला जा सकता है इसको। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, यानी हिल ही नहीं रहा, गैल्वेनोमीटर जैसा तुमने किया भाई, कोई ऐसे हरकत नहीं होगी उसमें, चुपचाप पड़ा रहेगा। बैलेंस कंडीशन ऐसे वैसे करेगा, लेकिन बैलेंस जब होगा तो नहीं करेगा। इतना समझ गया कि नहीं, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है,
आर्म रेशियो भी बोला जाता है, पी अपॉन क्यू को क्या बोला जाता है, आर्म रेशियो, आर अपॉन एस भी आर्म रेशियो। आर्म का रेशियो है ना, देखिए रेजिस्टेंसेस का रेशियो, आर्म ये एक आर्म है, दूसरी आर्म है, तीसरी चौथी, तो 1/2 यानी कि 2 आर्म का रेशियो, आर्म रेशियो। डेरिवेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर लेवल की, पूछा जाता है कई बार पूछा गया। ब्राइड नहीं, ब्रिज है। डेरिवेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन यूजिंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ से यूज करके हमें करना है, हमें किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो देखिए कितने अननोन है भाई साहब, 1 2 अननोन है, आई जी की वैल्यू तो 0 ही रखनी होगी बैलेंस कंडीशन के लिए, ठीक है। 2 अननोन है तो 2 ही इक्वेशन बनाते हैं हम, तो पहला लूप ये ले लो, दूसरा लूप ये ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, ठीक है। तो पहले लूप में हम चलते हैं जरा, यानी कि लूप कौन सा लूप ले रहे हैं हम, ए बी डी ए, ठीक है, ये वाला लूप लिया है हमने। तो इस लूप में जब ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल गेन हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, PI1 हो जाएगा कि नहीं, माइनस का है। फिर नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ भी क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। इस देखो जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। यहाँ पे जी वैसे तो गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी है, ठीक है। और तो जब नीचे की तरफ आओगे बी से डी की तरफ, ड्रॉप हो रहा होगा ना, क्या हो रहा होगा, वो हमने एक जनरल इक्वेशन बना रहे, बाद में आई जी की वैल्यू 0 रख देंगे हम, ठीक है। अभी हम बना दे रहे हैं एक जनरल इक्वेशन आई जी, अभी हमने देखो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, अभी तो लूप में किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, एक जनरल बना रहे हैं, बाद में पावर बैलेंस कंडीशन हमें पता, थ्योरी पता है, और आई जी वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। सही कह रहे हो, नहीं लेना चाह मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई जी मल्टीप्लाई बाई जी कैसा लेना है, माइनस का लेना है, माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। फिर ऐसे आओ, यहाँ से इधर जाओगे तो क्या हो, गेन हो रहा होगा कि गेन हो रहा होगा कि ड्रॉप हो, गेन हो रहा होगा, तो प्लस लगा दिया I2R, ठीक है। इसको किसके इक्वेट कर देना, 0 के, ठीक है। ये पहली कंडीशन बन गई, ओके। फॉर बैलेंस कंडीशन अब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर बैलेंस कंडीशन आई जी बराबर 0 माइनस PI1, आई जी का वैल्यू 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, बराबर ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस I2R हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस PI1 बराबर RI2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, एक्चुअल में यही फर्स्ट इक्वेशन ले लो। यहाँ BCDB, इसका नहीं हुआ और ध्यान से देखें, यहाँ से मैं यहाँ तक जब बढ़ूंगा तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस QI1 माइनस IG का ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ जब जाओगे कि करंट इस पर Q पे कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा होगा तो गेन हो रहा होगा, I2 प्लस IG, करंट फ्लो हो रहा किस पे, S पे, यहाँ से जब यहाँ पे जा रहा होगा फिर गेन हो रहा होगा, IG मल्टीप्लाई बाई कैपिटल जी, इसको 0 के इक्वेट कर दो। बैलेंस कंडीशन के लिए IG की 0 वैल्यू होती है, फॉर बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल टू 0, IG की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस QI1, और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस SI2, और ये तो 0 हो ही गया, तो क्या हो गया भैया बताइए, QI1 इक्वल टू SI2 हो गया कि नहीं हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, पहले और दूसरी को, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू 1 करो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा भैया, PI1 अपॉन जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाले से डिवाइड होगी, ये तो बेसिक मैथ पता ही होगी ना, RI2 SI2, क्या आ गया बताओ, ठीक है ना, हो गई डिराइव, क्लियर है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर या फिर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में या फिर थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन ये मैं जो बताने जा रहा पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल में 2 सर्किट तुम्हें दे दिए जाएंगे, तो उस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जी की वैल्यू, सर्किट वही होगा, सब कुछ होगा, जी की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, यानी गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, मतलब इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ए और सी के अक्रॉस, यहाँ पे जी आ गया सपोज, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया गया, सेल लगा दिया गया। फिर तुमसे कहा जाएगा क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा बैलेंस कंडीशन पे, नहीं पड़ेगा, ठीक है।
जब कभी बैटरी या फिर सेल और गैल्वेनोमीटर एक्सचेंज हो जाते हैं, उनकी पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। पी क्यू आर एस को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। जब कभी पी क्यू आर एस को चेंज ना किया जाए और गैल्वेनोमीटर और इसको क्या कहते हैं सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे, या डिफ्लेक्शन पॉइंट बोल रहा हूँ, बैलेंस कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए? सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ सकता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इफ़ द पोजिशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन, तो क्या लिखोगे? नो इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए? सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है गैल्वेनोमीटर उसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की? या फिर हाई सेंसिटिविटी कब होगी? जब पी क्यू आर ओ एस सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब है कि ऐसा ना हो कि पी बहुत बड़ा वैल्यू है, पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, और रेजिस्टेंस आर और एस क्या है, बहुत छोटे रेजिस्टेंस है, मतलब एक पावर में होने चाहिए। ठीक है ना? तब इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? अच्छी होती है, गुड हाई सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनो उसकी कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो लिख लो इस बात को, हेडिंग डालिए सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव। अच्छा, कोई भी डिवाइस सेंसिटिव क्या होता है, कब होता है सेंसिटिव बताओ? जिसमें हल्की सी छेड़खानी हो जाए, उसमें ज़्यादा उसमें फ़र्क आने लगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ मेजर कर सके, तभी सेंसिटिव बोला जाता है। कोई कहा था बहुत सेंसिटिव है ये, तो क्या सेंसिटिव क्या क्या मतलब है? छोटी सी चीज़ से इसको इफेक्ट पड़ जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब बोला जाएगा? अगर मैं हल्का सा पी पे चेंज करूँ या फिर किसी भी रेजिस्टेंस में हल्का सा चेंज करूँ, तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आने लगे। यानी कि छोटी सी चीज़ से, छोटे से इसमें फ़र्क हमने डाल दिया, हल्का सा इसमें चेंज लाया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इस पे कहते हैं रीडिंग पे। तो ऐसा ब्रिज क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी। नाम से ही पता चल रहा है ना, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हल्का सा चेंज लाने पे भी उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन, if it shows a large deflection, if it shows a large deflection in small change, sorry, large deflection in the galvanometer for a small change of resistance, for a small change of resistance in the resistance R, for a small change of resistance in the resistance R, यानी हल्के से रेजिस्टेंस चेंज करने पे अगर गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लगे, यानी हल्के से चेंज लाने पे गैल्वेनोमीटर की जो, जैसे मान लेते हैं अभी 4 ओम था तो 4.2 कर दिया रेजिस्टेंस, पहले तो 4 ओम पे नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और 4.2 4.1 भी कर दिया तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। तो यही बोला था सेंसिटिविटी, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अब हो सकता है जो कम सेंसिटिव होगा वो क्या होगा, 4 से 5 कर दिया तुमने, तब भी फर्क नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में तब भी जीरो दिखा रहा है। सर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी है सर, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज टाइप का? एडवांटेज है, जितना भाई जैसे 4 है, एक्यूरेटली कौन नापेगा? जो सेंसिटिव ज़्यादा होगा। अब पता लगा तुम 4 से 6 कर दिया तुमने, तभी वो जीरो दिखा रहा है, तो तुम्हारा गलत आएगा ना, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जैसे मैं 4 से 6 कर दिया सपोज, यहाँ पे 4 ओम था, 6 ओम कर दिया, तब भी कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, तो ये अच्छा है डिवाइस कि ख़राब है बताओ? ख़राब हुआ ना। तुम वैसे डिवाइस को प्रीफर करोगे छोटे छोटे चेंज को भी नज़र रखे, ऐसे डिवाइस को तो यूज़ करोगे। जैसे गैल्वेनोमीटर की भी सेंसिटिविटी होती है, हर एक डिवाइस की कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी होती है। अब गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर हाई सेंसिटिविटी वाला अगर यूज़ करते हैं आप तो अच्छा मेज़र कर पाएगा ये, मतलब ये कंडीशन जो है इसका अच्छे से यूज़ कर पाओगे आप। तो जैसे गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव हो, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। ठीक है, स्मॉल करंट के डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। अब पता है तुमने ऐसा गैल्वेनोमीटर ले लिया जो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है ही नहीं, तो करंट पता लगा फ्लो हो रहा है, वो नाप ही नहीं पा रहा है या फिर वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो बेकार हुआ ना ये। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हाई सेंसिटिविटी की होती है, हाई सेंसिटिविटी व्हीटस्टोन ब्रिज हम प्रीफर करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द सेंसिटिविटी ऑफ, ऐसे लिखिए, द सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला लिखिए द ब्रिजेज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन, the bridges is most sensitive when, the bridges is most sensitive when all the 4 resistances are of same order। दूसरा क्या मैंने बताया था? हमने ये कहा था कि सेल और इनको इंटरचेंज करने पे बैलेंस कंडीशन नहीं चेंज हो रही, लेकिन सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, यही बताया था ना मैंने। हाँ, तो लिखिए रिलेटिव पोजीशन, सेकंड पॉइंट लिखिए रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। तुमसे पूछ सकता है, ये बात पूछी जा सकती है कि व्हाट इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन व्हेन द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। क्या बैलेंस कंडीशन में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है,